हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एमवी एकेडमी एंड दिस इज़ योर मिथिलेश सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम रोटेशनल डायनामिक्स के थियरी पढ़ेंगे। ठीक है, इनिशियली कुछ बेसिक्स हैं जो आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में थे सर्कुलर मोशन के, पहले हम वो डिस्कस करेंगे एंड देन हम इसके डेरिवेशंस और क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहला हेडिंग मैंने रखा हुआ है स्टूडेंट सर्कुलर मोशन। आप सबको पता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। सर्कुलर मोशन जो है ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। अब एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन होना मतलब क्या होता है बच्चों, या तो हमारी मैग्नीट्यूड चेंज होगी वेलोसिटी की, या तो डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, सो सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इसका रीजन क्या है? जो डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का, इट चेंजेज एट एवरी इंस्टेंट। हर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है सर्कुलर मोशन में वो चेंज होता है, इसीलिए हम इसको एक एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट इज अ पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्यों है स्टूडेंट्स? ड्यूरिंग द मोशन के टाइम पे क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो हर बारी रिपीट करता है अपना पाथ अलोंग द सेम ट्रेजेक्टरी। तो जिस भी पॉइंट से सर्कुलर मोशन, सपोज करो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक ही पॉइंट से वो बार बार अपना पाथ जो है वो रिपीट करता है। मतलब क्या हो गया कि वो अपने मोशन में कोई भी पार्टिकल या बॉडी जो रहता है वो अपने पाथ को रिपीट करेगा। ठीक है, इसीलिए इस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया। तो सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान रखिए, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा इट इज अ पीरियोडिक मोशन। रीजन मैंने आपको समझाया बच्चों। ठीक है, आइए अगले पेज पे चलते हैं ना। हेडिंग क्या रखा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी है। ठीक है, मैं आपको ध्यान से बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला मैंने रखा हुआ है स्टूडेंट्स, पहला जो मोशन मैंने रखा हुआ है फर्स्ट मोशन। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग जो मैंने बनाई है इसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज मोशन लिया हुआ है पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का, और जो मैंने सेकेंड ड्राइंग बनाया हुआ है इसमें मैंने क्लॉकवाइज मोशन रखा हुआ है ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का। ठीक है स्टूडेंट्स, ना कुछ बेसिक चीजें आपसे डिस्कस करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये जो मैंने बीच में पॉइंट बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है सेंटर किसी भी सर्कुलर मोशन का। ठीक है, और सपोज करिए कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है और मैं अभी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में उस पार्टिकल को यहां पे कंसीडर कर लेता हूं कि वो लोकेटेड है। ठीक है, तो सेंटर वाले पॉइंट से बॉडी जहां पे है अभी करंट पोजीशन पे, सेंटर वाले पॉइंट से करंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की तरफ हम कोई भी वेक्टर ड्रॉ करते हैं, इस वेक्टर को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर भी होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं आर वेक्टर से। बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो मेरा रेडियस वेक्टर बेसिकली क्या है, इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द ऑब्जेक्ट लोकेटेड ऑन द सर्कमफेरेंस, और ये हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। स्टूडेंट्स याद रखिए, रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब आपका बॉडी जब रोटेशन कर रहा होता है बच्चों, तो रोटेशन करते टाइम पे क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे मैंने आपको दिखाया, इस ऑब्जेक्ट का रेडियस वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर या टेंजेंशियल अगर मैं बोलूं वेलोसिटी हम दिखाते हैं, और ये वेलोसिटी जो है वो मैं वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है बच्चों, और ये सर्कुलर मोशन जो रहता है, ये सर्कुलर मोशन का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, अगर मैं इसको प्लॉट करूं स्टूडेंट्स, तो ये कहां से हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, इसके अक्रॉस हमको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर मिलता है। आप सबको पता है ओमेगा वेक्टर क्या रहता है। ठीक है, सो बच्चों ध्यान दीजिए, वैसे ही अगर सेकंड ड्राइंग में आपको बताता स्टूडेंट्स, तो सेकंड ड्राइंग में क्या हो जाता, ये हमारा हो जाता रेडियस वेक्टर, ये हमारा हो जाता वेलोसिटी वेक्टर इन क्लॉकवाइज मोशन के लिए। ठीक है, और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता स्टूडेंट्स। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा हो जाता स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये आपका हो जाता ओमेगा वेक्टर। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट वाली जो ड्राइंग मैंने बनाई स्टूडेंट्स, ये वाली जो ड्राइंग मैंने बनाई है, ये वाली ड्राइंग, इस ड्राइंग में वेलोसिटी और आर वेक्टर का, वेलोसिटी और आर वेक्टर की वजह से एंगुलर वेलोसिटी का अगर मेरे को डायरेक्शन निकालना है तो मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करूंगा। तो राइट हैंड थंब रूल हमको क्या बोलेगा कि इस पर्टिकुलर ड्राइंग के लिए मेरा एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर मैं मेरे राइट हैंड
थंब रूल के हिसाब से जाऊं तो मैं मेरे राइट हैंड के फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल करूंगा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मेरा थंब किधर पॉइंटेड होगा? परपेंडिकुलर एंड टूवर्ड्स मी, राइट। तो मेरा जो डायरेक्शन हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का स्टूडेंट्स, वो मैं ऐसे दिखाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है आप सबको पता है, परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड। तो ये ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। वैसे ही बच्चों सेकेंड वाले ड्राइंग में मोशन कैसा है? क्लॉकवाइज है मोशन हमारा। तो क्लॉकवाइज मोशन के लिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगी वो अगर मेरे को दिखानी है इस ड्राइंग में, तो मैं वहां पे कैसे दिखाऊं स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिएगा, ये मैं यहाँ पे ऐसा दिखाते टाइम पे ऐसे क्रॉस बनाऊंगा। तो क्रॉस का मीनिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कि ओमेगा वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर एंड इनसाइड है। बाय यूजिंग योर राइट हैंड एंड शोइंग द राइट fingers curled in the direction of clockwise, your thumb will be pointing inward। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमको एंगुलर वेलोसिटी और इसका डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक, अगले पेज पे आइए स्टूडेंट्स। आप सबको ये रिलेशंस पता है, हम एक बार खाली इसको रिवाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिएगा, लीनियर मोशन जो होता है और रोटेशनल मोशन जो रहता है, लीनियर मोशन से काइनेमेटिकल इक्वेशंस आप सबने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं बच्चों। ये आपका होता है v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a लीनियर एक्सेलरेशन और t टाइम। ठीक है, ऐसा आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, अभी इसी के जैसा अगर मैं रोटेशनल मोशन के एनालॉगस फॉर्मूला बनाऊं बच्चों, तो ओमेगा जो है v के जगह पे आता है, ये आपका फाइनल लीनियर वेलोसिटी, ये आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपका इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है, ये आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सिमिलरली ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर थर्ड जो इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, अगर इसी का मैंने ओमेगा के टर्म्स में लिखा तो बच्चों क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है बच्चों, आइए अगले पेज पे चलते हैं। ये बेसिक से आपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा आपका बच्चों। अब देखिए ये दूसरा मैंने बनाया हुआ है। हमने अभी अभी क्या सीखा बच्चों? देखिए डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट हम थीटा वेक्टर से। लीनियर वेलोसिटी जो है वो v वेक्टर क्या होता है? ds वेक्टर अपॉन dt। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा वेक्टर इज नथिंग बट d थीटा वेक्टर अपॉन dt। सिमिलरली लीनियर एक्सेलरेशन इज a वेक्टर इज इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वेक्टर इज नथिंग बट d ओमेगा वेक्टर अपॉन dt। ठीक है बच्चों, आइए अगले पेज पे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने अभी अभी आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी समझाया था बच्चों, ध्यान से देखिए। ये सपोज करिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो आपका रेडियस वेक्टर ये बन गया सेंटर से ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में आउटवर्ड। फिर मैंने क्या बोला? रेडियस वेक्टर के टेंजेंशियल हमारा जो हो रहेगा वो हमारा लीनियर वेलोसिटी रहेगा, v वेक्टर मैंने दिखाया हुआ है। और बच्चों यहाँ पे आपका एंगुलर वेलोसिटी को मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स मी, राइट। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हम क्या करेंगे? हम हमारा फिंगर्स जो है राइट हैंड के वो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करते हैं तो हमारा थंब जो है वो वर्टिकली एंड अपवर्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों ध्यान से, मैंने इस टेंजेंशियल वेलोसिटी जो v होता है हमारा v वेक्टर, उसके बारे में मैंने एक दो लाइन लिख दिया आपको ताकि ये ध्यान रहे बच्चों, बेसिक से पर ये यूज होता है। ठीक है, tangential velocity describes the motion of an object along the edge of the circle whose directions at any given point on the circle is always along the tangent to that point। ठीक है बच्चों, हमेशा जिस पॉइंट के लिए भी आप निकालोगे उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो वो टेंजेंट जो है आपका वो टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगा, जिसको हम v वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, और इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? इट इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म एज v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। और मैग्नीट्यूड में हम कैसे लिखते हैं? v इज इक्वल टू r ओमेगा, वेयर v वेक्टर इज योर टेंजेंशियल वेलोसिटी, ओमेगा वेक्टर इज एंगुलर वेलोसिटी एंड r वेक्टर इज योर रेडियस वेक्टर स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया बच्चों। आइए अगले पेज पे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए इस पेज में क्या दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा थियरी इसमें बताया हुआ है आप लोगों को बच्चों, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अगर सपोज करो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है आपका, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? ये है आपका। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? ये वाली लाइन। ठीक है, तो आपका ओमेगा वेक्टर जो रहता है उसका डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता है। और ये हम कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। अभी जैसा आपको बताया तो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, टू नो द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन with the thumb outstretched, the outstretched thumb then gives the direction of omega vector। तो मैंने आपको क्या बोला? सपोज करो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहे हो तो आप अगर राइट हैंड
कर्ल करोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मतलब थंब आपका ऊपर पॉइंटेड होगा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। और हम इसको रिप्रेजेंट करते टाइम पे बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक डॉट बना देते हैं सेंटर में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मेरे को ये यहाँ पे ड्राइंग में बताना हो तो मैं यहाँ पे ऐसे बना दिया तो चलता है, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज करो वो क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स, तो क्लॉकवाइज मोशन करेगा तो कैसा रहेगा वो, अगर हम हमारे फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे राइट हैंड को, तो हमारा थंब जो है वो पॉइंटेड होगा परपेंडिकुलर एंड इनसाइड। तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसा क्रॉस दिखाते हैं बच्चों। तो इसका मतलब होता है कि उस सेंटर पे है और एक्सिस वाले रोटेशन पे परपेंडिकुलर एंड इनसाइड है, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इफ टी इज पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, अगर मान लीजिए टी हमारा टाइम पीरियड है सर्कुलर मोशन का और एन हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो आप सबने पढ़ा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो रहता है वो क्या रहता है, इट इज नथिंग बट 2 पाई एन, और फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, इट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर हम कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे इसको, ठीक है। आइए अगले पेज में चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं बच्चों अभी। अच्छा आप देखिए यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको एग्जाम्स में ना टीचर ये एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं छोटे मार्क्स के लिए, ठीक है। हो सकता है कम मार्क्स के लिए 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आपको लिखने के लिए पूछ दे। बेसिक्स है बच्चों, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी थियरी है, तो मैंने लिख के रखी है ताकि हमको आसानी हो जाए, फटाफट एक्सप्लेन करने में हमारे टाइम बचेगा, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन करते टाइम पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अगर हमारा सर्कुलर मोशन करते टाइम पे हमारा स्पीड जो है पार्टिकल का वो कांस्टेंट रहे, तो हम बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। इन यूसीएम, यूसीएम में ओनली द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस, तो डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज होता है हर इंस्टेंट पे, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता स्टूडेंट्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, पर डायरेक्शन जो रहती है वो चेंज होती है, ठीक है। सच दैट वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दी पाथ, तो अभी मैंने आपको पीछे टेंजेंशियल वेलोसिटी समझा दिया था बच्चों। टेंजेंशियल वेलोसिटी जो रहता है वो हर इंस्टेंट पे चेंज होता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, ठीक है बच्चों। आइए अगले पॉइंट पे मैंने क्या लिखा है, द एक्सेलरेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए जो एक्सेलरेशन रेस्पॉन्सिबल है उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखिएगा, ये होता है सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ए आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। और बच्चों ये वाला डेरिवेशन जो है, ये वाले फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है, ये आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड वाले चैप्टर में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, मोशन इन प्लेन वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको रेफरेंस लेना है तो आप एक बार 11th के टेक्स्ट बुक से ये डेरिवेशंस देख सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा ये जो हमने लिखा है ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है स्टूडेंट्स, अगर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो हम सीधा लिख सकते हैं ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, या दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर, या दैट इज वी ओमेगा। तो मैंने अगले पॉइंट में देखिए वही मेंशन किया हुआ है बच्चों कि फॉर यूसीएम जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और हम वो कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू वी ओमेगा। और ये लिखने के लिए बच्चों मैंने किसका हेल्प लिया है, वी इक्वल टू आर ओमेगा वाले रिलेशन का हेल्प लिया, ठीक है। तो वहां से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आइए अगले पेज पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। ये किसकी बात हो रही है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन की। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया हुआ है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ बच्चों। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन होता है बच्चों वो हमेशा है ना इस लाइन पे और इनवर्ड डायरेक्टेड होता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन एंड अलोंग द रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो अगर मेरा रेडियस वेक्टर आउटवर्ड है तो मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, इनवर्ड, इसीलिए मैंने बोला है कि इट इज अलोंग माइनस आर वेक्टर, ठीक है। और इसका एग्जांपल में आप क्या ले सकते हो, सर्कुलर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ अ फैन रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। अगर कोई फैन है, अगर वो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है तो उस फैन का आप कोई भी पार्टिकल इमेजिन करेंगे तो वो एक यूसीएम क्रिएट करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक ये बातें क्लियर होंगी। यहाँ पे मैंने एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है, आर वेक्टर टेंजेंशियल वेलोसिटी है, पी आपका पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन अगर बच्चों बनानी हो तो आप इसका डायरेक्शन जो है वो ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। आइए अगले पेज में चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब अगला हेडिंग जो है हमारा, मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझा दिया बच्चों। अब हमारे लिए है ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो था वो कांस्टेंट था, वो चेंज नहीं हो रहा था। अब आइए देखिए,
ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वेरीज। क्या बोला मैंने, अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते टाइम पे अगर मेरा स्पीड पार्टिकल का वेरी करता है, चेंज करता है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इन केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी जो रहता है इज स्टिल टेंजेंशियल, वेलोसिटी टेंजेंशियल ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता, वेलोसिटी विल रिमेन टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन इज स्टिल देयर, ये भी होगा। तो फिर चेंज क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड रहता है ना एआर वेक्टर का वो कांस्टेंट नहीं रहता है, ये वैल्यू जो रहेगी ये चेंज होगी, ठीक है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड जो है ये चेंज होगा। तो द एक्सेलरेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है जो क्या करता है, मैग्नीट्यूड चेंज करता है वेलोसिटी का, वो कैसा रहेगा, इज डायरेक्टेड अलोंग और अपोजिट टू दी वेलोसिटी। तो या तो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या वेलोसिटी के अपोजिट होगा, पर अलोंग वेलोसिटी डायरेक्शन होता है, ठीक है। और इसीलिए ये कैसा होगा, टेंजेंशियल, क्योंकि हमारी वेलोसिटी भी हमेशा टेंजेंशियल होती है। और इसीलिए इस एक्सेलरेशन को बच्चों, ऐसा एक्सेलरेशन जो रेस्पॉन्सिबल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करने, ऐसे एक्सेलरेशन को हम बच्चों क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। याद रखिएगा बच्चों, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आइए, अगले पेज में चलते हैं, अगले 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चों। ना मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा बच्चों, as magnitude of tangential velocity changing during a non-uniform circular motion, क्या हो जाएगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगा हर इंस्टेंट पे। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है बच्चों। दो द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, भले मोशन नॉन यूनिफॉर्म है आपका, पार्टिकल्स जो है वो तो सेम प्लेन में है, तो इसीलिए डायरेक्शन जो होगा अल्फा वेक्टर का वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही होगा। खाली डिफरेंस क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए एक बार। फॉर इंक्रीजिंग स्पीड, अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है आपका तो इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर, ठीक है। और अगर डिक्रीज करता है आपका स्पीड तो ये अपोजिट टू ओमेगा वेक्टर होता है, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए कोई फैन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है, ठीक है, और आपने फैन को स्विच ऑन या स्विच ऑफ किया। बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक रोटेटिंग फैन है, अगर मैं एक रोटेटिंग फैन को स्विच ऑफ करता हूं तो उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी। तो व्हेन फैन इज स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ फैन गो ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बराबर है। तो अगर रोटेटिंग फैन को मैं स्विच ऑफ करता हूं तो उसका स्पीड डिक्रीज करता है, और अगर मैंने स्विच ऑफ फैन को स्विच ऑन किया तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी। तो अगर इंक्रीजिंग स्पीड की बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ड्राइंग देखिएगा, इंक्रीजिंग स्पीड की बात करेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन में आपको मैंने फैन का रोटेशन दिखाया हुआ है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन आप सबको पता है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रहता है और परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड रहता है। तो इंक्रीजिंग स्पीड के लिए अल्फा वेक्टर जो है एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका भी डायरेक्शन वही होगा जो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन होता है, और वो भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर डिक्रीजिंग स्पीड है आपका तो अल्फा वेक्टर का डायरेक्शन जो रहता है वो ओमेगा वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट रहता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन में अगर एंगुलर वेलोसिटी आपका अपवर्ड है तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू जो रहेगा वो डायरेक्शन उसका डाउनवर्ड रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही रहेंगे दोनों, पर एक अपवर्ड होगा और दूसरा जो है आपका वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आइए अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। अब मैंने ये ना आप लोगों के हेल्प के लिए यहाँ पे एक डिफरेंस बिटवीन यूसीएम एंड नॉन यूसीएम लिख दिया है। कभी कभी टीचर्स जो है ना इसके ऊपर 1 या 2 मार्क के लिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रहे इसलिए मैंने ये आपका डिफरेंस जो है वो यहाँ पे दे दिया है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यूसीएम और नॉन यूसीएम का फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या रखा है, सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल एंगुलर स्पीड। तो एक हो गया यूसीएम, दूसरा हो गया नॉन यूसीएम। यूसीएम में एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है, जबकि नॉन यूसीएम में एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 नहीं होता। इन यूसीएम वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज 0, ठीक है, लेकिन नॉन यूसीएम में वर्क डन जो रहता है वो टेंजेंशियल फोर्स का 0 नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल में आप मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ले सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल में आप कोई भी बॉडी या पार्टिकल जो वर्टिकल सर्कल में मूव करता है आप उसको नॉन यूसीएम बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि वहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी जो रहता है हमेशा चेंज होता है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल रहती है वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा आपको, ये सब अब तक अपन बेसिक्स पढ़ रहे थे बच्चों। आइए अगले पेज में चलते हैं।
अब हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे बात करेंगे बच्चों, और इसमें हम दो टॉपिक पढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं अगले पेज पे आपको वो समझा रहा हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहता है ना बच्चों, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से नया फोर्स नहीं है, जैसा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स एक नया फोर्स नहीं है बच्चों। सेंट्रीपिटल फोर्स उन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट को बोलते हैं जो हमेशा किधर लगते हैं, सेंटर की तरफ। तो ऐसे कोई भी फोर्सेस का रिजल्टेंट जो हमेशा सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन की तरफ डायरेक्टेड होता है, ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को इनर्शियल फ्रेम में हम बोलते हैं, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वही फोर्स जो रहता है वो बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मैंने आपको क्या किया, सिंपल रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस के हिसाब से आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे दिया है बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कोई भी फोर्स जो पार्टिकल के ऊपर लगता है अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, अगर सेंटर की तरफ है तो हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली देखिए बच्चों ध्यान से, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चों यहाँ पे अवे और यहाँ पे क्या था, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहता है ये एक रियल फोर्स होता है, जबकि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये सूडो फोर्स होता है, ठीक है। आइए अगले पेज में चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपका ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम कंसीडर करते हैं, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहता है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करते हैं। वेक्टर फॉर्म में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कैसा हो जाता है, एफ वेक्टर इज नथिंग बट माइनस mv स्क्वायर अपॉन r इंटू आर नॉट कैप, वेयर आर नॉट कैप इज यूनिट वेक्टर along द रेडियस वेक्टर, ठीक है बच्चों। और ये माइनस साइन आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहता है वो रेडियस वेक्टर का यूनिट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अब आइए इन वेक्टर फॉर्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे साइन जो है वो प्लस हो गया, जबकि यहाँ पे साइन माइनस था, तो ये प्लस होने की वजह से क्या हो गया, इसका डायरेक्शन वही रहेगा जो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है, जबकि इसका डायरेक्शन वो रहेगा जो रेडियस वेक्टर के अपोजिट है, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। वो बच्चों आपको ये समझ में आया। यही चीज अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों की आंसर सेम रहती है, और वो कितना होगा, mr ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर अपॉन r या mv ओमेगा। और ये लिखते टाइम पे मैंने यहाँ पे v इक्वल टू r ओमेगा का हेल्प लिया है बच्चों, ठीक है। आप ये हेल्प लेकर के ये तीनों फॉर्मूले लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आइए अगले पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब अगले पेज में मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो अभी अगर मैंने एक स्टोन टाई किया किसी स्ट्रिंग पे और अगर मैंने उससे हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व किया बच्चों, तो जो टेंशन इन द स्ट्रिंग रहता है वो हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक बकेट फुल ऑफ वाटर लिया और उसको वर्टिकल सर्कल में रोटेट करना चालू किया तो वाटरफॉल नहीं होता है। अब इसका रीजन क्या है, जो वेट है वाटर का वो कौन बैलेंस करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हाइल दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा बच्चों। आइए अगले पेज में चलते हैं हम, अगले हेडिंग के ऊपर ना। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। यहां से हमारे चैप्टर का डेरिवेशन स्टार्ट होगा बच्चों। हमको पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम सबसे पहला हेडिंग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो इमेजिन करिए मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया हुआ है बच्चों। ये ड्राइंग में मैंने क्या किया, एक कार का वर्टिकल सेक्शन लिया है, ठीक है। और वो कार एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, वेयर सी जो है वो सेंटर है उस सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है। और आपका सी से लेके ये पॉइंट तक ये मैंने जो नीचे बनाया ये रेडियस ऑफ आपका सर्कुलर ट्रैक हो गया, ठीक है बच्चों। जो आपका व्हीकल है, कार है, वो कार का जो टायर है और रोड जो है उनके बीच में एक फ्रिक्शन होगा। वो फ्रिक्शन जो है वो मैंने एफ से डिनोट किया हुआ है, दिस इज योर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ से मैंने डिनोट किया हुआ है, ठीक है। व्हीकल का वेट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, उसको मैंने mg से डिनोट किया है। और इसको बैलेंस करने के लिए हमारा नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी पे परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड एक्ट हो रहा है, तो ये मैंने n से डिनोट किया, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, तो मैंने क्या लिखा है देखिए फर्स्ट पॉइंट में, कंसीडर वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r एंड विथ c एज सेंटर, ठीक है, जैसा मैंने ड्राइंग में आपको समझाया स्टूडेंट्स। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार, अब फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रहे हैं बच्चों, एक मैंने बोला वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है Fs वो प्रोवाइड करेगा आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आइए अगले पेज में देख लेते हैं बच्चों, मैंने थियरी पहले से लिख के रखा है ताकि हमको आसानी हो जाए फटाफट करने में। तो मेरा फर्स्ट फोर्स क्या लग रहा है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड।
सेकेंड फोर्स क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो किधर लग रहा है, अपवर्ड, जो वेट को बैलेंस कर रहा है। और तीसरा फोर्स जो है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है बिटवीन रोड एंड टायर्स। आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है ड्राइंग में बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है, इसलिए मैंने लिखा N इक्वल टू mg और इसको इक्वेशन 1 बना लिया बच्चों। फिर मैंने आपको क्या बोला, देखिए ध्यान से, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, तो सेंटर की तरफ लग रहा है मतलब ये क्या करेगा, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और ये हेल्प करता है व्हीकल को स्लिपिंग और स्कीडिंग से बचाने में, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं ऐसा लिख सकता बच्चों कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग मी द नेसेसरी सेंट्रीपिटल या इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, Fs जो है दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। मतलब आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था उसके हेल्प से हमने क्या लिया, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs एंड दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं बच्चों डिवाइड करूं तो देखिए मैंने लिखा है डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो Fs अपॉन n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन mg। देखिए मास और मास जो है स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, Fs अपॉन n इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए अगले पेज में चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कोई भी गिवन ट्रैक के लिए अगर मेरे पास पहले से एक ट्रैक दिया हुआ है बच्चों, तो उसका क्या कांस्टेंट रहता है, रेडियस जो है वो चेंज नहीं होगा, रेडियस इज कांस्टेंट। और किसी भी गिवन व्हीकल के लिए जो mg का वैल्यू है mg इक्वल टू n, ये भी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा बच्चों, वेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो ये पिछला इक्वेशन था, इस इक्वेशन में मेरा n का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, मेरी r कांस्टेंट और g आप सबको पता है कांस्टेंट होता है। मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि मेरा Fs जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो बच्चों मैंने यहां लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा, Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अब अगर मैं v इंक्रीज करता हूं बच्चों, तो एज v इंक्रीजेस मेरा Fs भी इंक्रीज करेगा। पर Fs जो है इसका अपर लिमिट होता है, मतलब Fs की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, Fs का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो μs n के बराबर हो सकता है, वेयर μs क्या है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स ऑफ व्हीकल, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है इसका भी एक अपर लिमिट होगा, जिससे ज्यादा ये नहीं जा सकता। तो ये जो रहता है, ये जो मैंने अभी कंडीशन बताया आपको, Fs मैक्स जो है ये क्या करता है, वेलोसिटी का एक अपर लिमिट इंपोज कर देता है, ठीक है। तो मैंने जो अभी इक्वेशन 3 आपको बचाया बच्चों, उस इक्वेशन 3 से अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए लिखूं, एट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड Fs मैक्स अपॉन n जो है वो क्या हो जाएगा, v मैक्स अपॉन rg। और Fs मैक्स किसके बराबर है बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा, Fs मैक्स जो है वो μs n के बराबर है बच्चों, ध्यान से देखिए। तो अगर मैंने यहां पे ये पुट कर दिया, Fs मैक्स के जगह पे अगर मैंने μs n पुट कर दिया स्टूडेंट्स यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, μs n अपॉन n इज इक्वल टू v मैक्स स्क्वायर अपॉन rg। n और n बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, μs इज इक्वल टू v मैक्स स्क्वायर अपॉन rg। तो यहां से मैं बच्चों लिख सकता हूं v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट μs इंटू rg, ठीक है बच्चों। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर अ व्हीकल टू मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल बैंक रोड, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा, आपसे अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो प्रिसाइजली क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर अ व्हीकल टू मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल अनबैंक्ड रोड, ठीक है बच्चों। किसी भी हॉरिजॉन्टल अनबैंक्ड रोड के लिए स्टूडेंट्स Vmax जो रहता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, अंडर रूट μs rg। आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगला हेडिंग आपके स्क्रीन के ऊपर है बच्चों। अगले हेडिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड हेडिंग इज वेल ऑफ डेथ, ठीक है। अब वेल ऑफ डेथ बेसिकली क्या होता है बच्चों, देखिए ध्यान से, मैंने बताया हुआ है, वेल ऑफ डेथ इज अ वर्टिकल सिलिंड्रिकल वॉल ऑफ रेडियस आर इनसाइड व्हिच अ व्हीकल इज ड्रिवन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। यहाँ बाजू में ड्राइंग देखिएगा बच्चों। सो दिस इज अ वेल ऑफ डेथ, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, सॉरी वर्टिकल सिलेंडर है स्टूडेंट्स, और ये वर्टिकल सिलिंड्रिकल वॉल जो है इसका रेडियस मैंने क्या बोला है, आर, ठीक है। इसका मैंने एक बीच में सेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे व्हीकल जो रहता है वो कैसे मूव कर रहे होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल्स बनाते हैं, ठीक है। सो वेल ऑफ डेथ इज अ वर्टिकल सिलिंड्रिकल वॉल ऑफ रेडियस आर इनसाइड व्हिच अ व्हीकल इज ड्रिवन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, ठीक है। और ये आपने कहाँ देखा होगा, इट कैन बी सीन व्हाइल परफॉर्मिंग स्टंट्स इन डिफरेंट फेयर्स, राइट। अब देखिए बच्चों ध्यान से, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल, अगर कोई व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म कर रहा है इन अ वेल ऑफ डेथ, तो बच्चों उसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लगेगा, ध्यान से देखिए। पहला फोर्स तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड टुवर्ड्स सेंटर। फिर बॉडी का वेट जो है व्हीकल का, वो व्हीकल का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा बच्चों, ठीक है।
और तीसरा जो हमारा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है एफएस। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी को हेल्प करता है प्रिवेंट करने में। क्या प्रिवेंट करने में बच्चों? अगले पेज पे देखिए, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सॉरी एफएस जो है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है बिटवीन वर्टिकल वॉल एंड टायर्स। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों है बच्चों? एज इट हैज टू प्रिवेंट द डाउनवर्ड स्लिपिंग। तो डाउनवर्ड स्लिप जो है उसको प्रिवेंट करता है। और इसकी मैग्नीट्यूड हम किसके बराबर लिखेंगे? mg के, क्योंकि ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ड्राइंग में देखिए बच्चों, हमारा जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये क्या प्रिवेंट कर रहा है? वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगले पेज में मैंने देखिए बच्चों वही लिखा है कि mg जो है इज इक्वल टू एफएस। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और हमारा नॉर्मल रिएक्शन ड्राइंग में बच्चों क्या प्रोवाइड कर रहा था? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है बच्चों। तो हमारा n जो है वो किसके बराबर हो गया? mv² अपॉन r के, ठीक। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बच्चों ध्यान से देखिएगा, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल मोशन कंटिन्यूस रखना है तो मेरा जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए? मेरा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू एस एन होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये हमेशा म्यू एस एन से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा होने के लिए मैं क्या लिखूं बच्चों कि मेरा एफ एस का वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन होएगा म्यू एस एन से, तो मेरा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हमेशा कंटिन्यू करेगा। पर हमने क्या बोला अभी बच्चों? हमने बोला इक्वेशन 1 से एफ एस किसके बराबर है? म्यू जी के। और हमने इक्वेशन 2 से क्या बोला कि एन किसके बराबर है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो मैंने क्या किया? एफ एस के जगह पे एम जी और एन के जगह पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, दोनों साइड में एम और एम कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या बचेगा? जी इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है बच्चों। आइए अगले पेज में चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब मैंने क्या किया? देखिए मैंने रिवर्स कर दिया बच्चों। वहां पे क्या था? जी इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मैंने उल्टा लिखा, तो उल्टा लिखा तो अब क्या बन जाएगा? म्यू एस वी स्क्वायर अपॉन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। यहां से वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? वी स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर वी जो है दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, द मिनिमम सेफेस्ट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, देखो ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए। तो अगर मिनिमम सेफ वेलोसिटी अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं क्या लिखूं? वेल ऑफ डेथ में जो मिनिमम सेफेस्ट वेलोसिटी होता है बच्चों, वी मिनिमम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस के, ठीक है। तो कम से कम इतनी वैल्यू हमको चाहिए, या इससे ज्यादा वैल्यू चाहिए तो हम वेल ऑफ डेथ में सेफली ड्राइव कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया। डेरिवेशन इतना टफ नहीं था बच्चों, ध्यान से एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अगले पेज में चलते हैं बच्चों, अगले टॉपिक पे। अब अगला जो टॉपिक है बच्चों ये है हमारा व्हीकल ऑन अ बैंक रूट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मैंने पहला हेडिंग इसमें रखा हुआ है बैंकिंग ऑफ रूट्स। कभी कभी टीचर्स आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रूट्स बच्चों, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा, द सरफेस ऑफ कर्व रोड, कोई भी कर्व रोड रहता है उसका सरफेस जो रहता है वो हमेशा टिल्टेड होता है विथ हॉरिजॉन्टल बाय सम एंगल थीटा। तो जो कर्व रोड का सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल से हमेशा टिल्टेड होता है बाय सम एंगल थीटा। this process of tilting the surface of curve road by certain angle theta with horizontal is called banking of road or the road is said to be banked, ठीक है। और ये जो एंगल होता है थीटा, इसको हम बच्चों एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। आइए अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। अब देखिए व्हीकल जो है आपका ऑन अ बैंक रोड, इसके ऊपर है ना दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सिंस ये इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन पर्पजेज के लिए, इसके लिए बच्चों मैंने इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखिएगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग व्हेन अ व्हीकल considered to be a point moves along a curved banked road neglecting friction, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैंने एक ड्राइंग बनाया हुआ है बच्चों। पहले मैं आपको ये ड्राइंग समझा देता हूँ, फिर हम इसके थियरी पे आते हैं बच्चों। ध्यान से देखिए, ये आपका कर्व रोड है बच्चों, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा बना रहा है। देखिएगा ध्यान से, ये आपका कर्व रोड है बच्चों, कर्व्ड बैंक्ड रोड है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है। ये हमारी व्हीकल हो गई, ये कार हो गई, जिसको मैंने एक पॉइंट की तरह पे ट्रीट करना है, ठीक। अब इस व्हीकल को अगर पॉइंट के तरह पे ट्रीट करोगे तो इसका वेट जो है वो बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो मैंने mg दिखाया हुआ है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैंने mg के लिए यहाँ पे एक लाइन प्लॉट किया बच्चों, ध्यान से देखिए, तो अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है स्टूडेंट्स, तो ये और इनके बीच में भी ये एंगल थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए मैंने ड्रॉ किया हुआ है।
सो नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड है, ये पर्टिकुलर लाइन से एंगल थीटा पे। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है मैं इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। एक कंपोनेंट हो जाएगा एडजेसेंट, जिसको मैंने एन कॉस थीटा लिखा हुआ है, जो mg के अपोजिट एक्ट करेगा वर्टिकली अपवर्ड। और एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का हो जाएगा एन साइन थीटा, जो बच्चों कहां जा रहा है, ये जो हमने कर्व रोड बनाया है, ये जो हमने कर्व रोड बनाया है स्टूडेंट्स, ये उसके सेंटर की तरफ जाएगा। ठीक है, सो एन साइन थीटा इज बेसिकली प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स या बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर अ व्हीकल टू मूव इन सर्कुलर पाथ कर्व्ड बैंक रोड में। ठीक है, और एन कॉस थीटा जो है यहाँ पे वो क्या बैलेंस कर रहा है बच्चों, वेट mg बैलेंस कर रहा है। तो मैंने थ्योरी में फटाफट एक बार देख लीजिए क्या लिखा है, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ कर्व रोड ऑफ रेडियस r बैंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल इज सोन इन फिगर। ठीक है बच्चों, इज सोन इन फिगर। फिर बच्चों ध्यान से देखिएगा, कंसिडरिंग द व्हीकल टू बी अ पॉइंट, व्हीकल को अगर मैंने एक पॉइंट मान लिया और मैंने फ्रिक्शन और बाकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को नेग्लेक्ट किया, तो दो ही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक आपका क्या वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और दूसरा आपका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अब नॉर्मल रिएक्शन को मैंने क्या बोल दिया बच्चों, हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले पेज में देखिएगा बच्चों ध्यान से। सो वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रॉड। ठीक है, अब एज द मोशन ऑफ द व्हीकल इज अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, मोशन कैसा है व्हीकल का हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, और किधर डायरेक्ट होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये वर्टिकल फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाएगा और हमारा खाली कौन सा फोर्स लगेगा, ऐसा फोर्स लगेगा जो रिजल्टेंट किधर एक्ट होगा, सर्कल के सेंटर की तरफ। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है इसका हमने दो कंपोनेंट बता दिए, एक एन साइन थीटा जो अलोंग हॉरिजॉन्टल और एक एन कॉस थीटा जो अलोंग वर्टिकल है। मैंने आपको ड्राइंग में समझाया था बच्चों, जो वर्टिकल कंपोनेंट है एन कॉस थीटा वो किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को। सो मैंने लिखा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है आपका एन साइन थीटा वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी हमारा एन साइन थीटा जो है वो हो गया mv²/r, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करता हूं, तो अगले पेज में मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए बच्चों। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करने से एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r/mg। अब ये mm तो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ से n और n भी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, और यहाँ से m और m कैंसिल हो गया, ये r जो डिनोमिनेटर में है वो g को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको बच्चों क्या मिलेगा, टैन थीटा इज इक्वल टू v²/rg, इसको मैंने इक्वेशन 3 बोल दिया। और यहाँ से मेरा थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से हमको थीटा लिख सकते हैं टैन इनवर्स ऑफ v²/rg, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमको एंगल ऑफ बैंकिंग का एक्सप्रेशन डिराइव करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग व्हेन अ व्हीकल मूव्स अलोंग अ कर्व्ड बैंक रोड नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन फॉर अ पर्टिकुलर रोड। किसी भी पर्टिकुलर रोड के लिए r और थीटा ये दोनों फिक्स रहते हैं बच्चों, तो मेरा जो मोस्ट सेफ स्पीड है vs वो किसके बराबर हो जाएगा, v के। तो इक्वेशन 3 से मैं v क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों, v हो जाएगा √rg tan थीटा। ठीक है, और एंगल ऑफ बैंकिंग क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ बैंकिंग हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v²/rg। तो मैंने जो व्हीकल ऑन अ बैंक कर्व रोड में आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया, जिसमें हमने स्टूडेंट्स क्या डिराइव किया, एंगल ऑफ बैंकिंग और मोस्ट सेफ स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, अब आइए अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। जो व्हीकल ऑन बैंक कर्व रोड है बच्चों, इसके ऊपर जो दूसरा क्वेश्चन पॉसिबल है वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर लोअर एंड अपर स्पीड लिमिट फॉर अ व्हीकल मूविंग ऑन अ बैंक रोड। मैंने आपको उसका स्पीड बता दिया था बैंक रोड पे कितना होता है बच्चों, लेकिन देयर इज अ नीड फॉर लोअर एंड अपर स्पीड लिमिट। एक मैक्सिमम स्पीड होता है किसी भी बैंक रोड पे और एक मिनिमम स्पीड होता है, तो इसकी जरूरत क्यों है और हमको उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है बच्चों, थोड़ा लेंथ होगा डेरिवेशन में, तो पेशेंस रखना है और ध्यान से सुनना है बच्चों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इफ द व्हीकल इज रनिंग एग्जैक्टली एट द स्पीड, जो अभी हमने मोस्ट सेफ स्पीड पढ़ा बच्चों, vs इज इक्वल टू rg tan थीटा, ये vs इक्वल टू rg tan थीटा पे अगर बॉडी एग्जैक्टली इस वेलोसिटी पे चलेगा, ठीक है, तो व्हीकल पे फोर्सेस क्या क्या एक्ट हो रहे हैं, एक तो आपका वेट एक्ट हो रहा है और एक आपका नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस व्हीकल्स कभी भी इतने स्पीड पे एग्जैक्टली नहीं ट्रैवल करते। ये जो हमने निकाला है बच्चों, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतने स्पीड में किसी भी व्हीकल को ट्रैवल करना। तो या तो व्हीकल इससे कम स्पीड में ट्रैवल कर सकता है या तो इससे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सकता है।
तो मैंने इसीलिए लिखा है अगले पॉइंट में, ध्यान से देखिएगा, हेंस फॉर स्पीड्स अदर देन दिस, ये जो vs इक्वल टू आर जी टेन थीटा स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा, अगर वेलोसिटी इससे अलग हो, या तो इससे छोटा हो या तो इससे ग्रेटर हो, ठीक है, तो क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस का जो कंपोनेंट है बिटवीन रोड एंड टायर्स, हमको हेल्प करता है सर्टेन लिमिट क्रिएट करने में, ठीक है बच्चों। अब ये एफएस का जो कंपोनेंट है वो हमको क्या हेल्प करता है, आइए अगले पेज में देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पहले हम ड्राइंग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, एक बार ध्यान से देखिए, जो पीछे वाला ड्राइंग बनाया था उसमें बच्चों क्या था, बॉडी पे खाली वेट एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हमने बनाए थे, एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा। अब अगर हमारा स्पीड v1 जो है, जो मैंने पहले मोस्ट सेफ स्पीड vs लिखा था बच्चों, वो अगर मैं v1 बोलता हूं, अगर v1 वेलोसिटी जो है वो लेस देन आर जी टेन थीटा है, तो क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ n साइन थीटा जो है बच्चों इज ग्रेटर दैन mv1 स्क्वायर अपॉन आर, मतलब हमारा जो ये n साइन थीटा जो हमारा सेंटर की तरफ जा रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा उससे कम होगा। अब इसका रीजन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर केस में, ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें हमारा जो ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है एफएस, ये डायरेक्टेड होता है अलोंग द इंक्लिनेशन एंड अपवर्ड। अब ये जो एफएस है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है, अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ड्रॉ किया, तो अगर ये थीटा है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, मतलब एफएस जो है वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के। तो अगर मैं एफएस को रिजॉल्व करूं बच्चों, तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा एफएस कॉस थीटा और एक बनेगा एफएस साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो मेरा एन साइन थीटा जो है और एफएस कॉस थीटा जो है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मेरा जो रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स होगा सेंटर की तरफ, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए बच्चों, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेसर हो जाएगी, राइट, उसकी वैल्यू जो है वो लेसर हो जाएगी। तो अब मैं क्या लिखूंगा, देखिए बच्चों ध्यान से, मैंने आपको बता दिया कि जो कंपोनेंट है एन साइन थीटा वो ग्रेटर होगा mv1 स्क्वायर अपॉन आर से। अब अगर mv1 स्क्वायर अपॉन आर से ग्रेटर होगा स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, मेरा mv1 स्क्वायर अपॉन आर मस्ट बी लेस देन एन साइन थीटा। अब ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एन साइन थीटा से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो एन साइन थीटा से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एफ एस कॉस थीटा, ड्रॉइंग से, ठीक। अब आइए देखिए, मैंने लिख दिया है, इन दिस केस एफ एस इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द इंक्लिनेशन एंड रोड अपवर्ड, मैंने आपको बताया था, और इसका दो कंपोनेंट होगा एफ एस साइन थीटा वर्टिकल एंड एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है एफ एस कॉस थीटा इज पैरेलल एंड अपोजिट टू एन साइन थीटा, जैसा कि आपको ड्राइंग में दिख रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मैं अगले पेज में लेके जाता हूं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो अगले पेज में मैंने आपको देखिए ध्यान से लिखा, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv1 स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये लेस देन होगा एन साइन थीटा से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा के। फिर जब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करोगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा जो है वो कौन कौन बैलेंस करेगा, ड्राइंग में देख लीजिए एक बार बच्चों। जो हमारा एन कॉस थीटा है, इस डायरेक्शन में क्या है, देखिए एक एम जी है और एक एफ एस साइन थीटा है, मतलब मेरा एम जी जो है वो क्या क्या बैलेंस करेगा, एन कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा के रिजल्टेंट को, ठीक है। तो मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, ध्यान से देखिए, एम जी जो है दैट इज नथिंग बट एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम आगे क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, मैं स्लो स्लो बता रहा हूँ बच्चों। हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया, देखिए बच्चों, ये देखिए डिवाइड किया। अब इसका m और इसका m तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास क्या बचेगा, v1 स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, ठीक है बच्चों। इसको मैंने इक्वेशन 3 बोल दिया। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड, सबसे कम, ये जो वैल्यू अभी हमको मिली है, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू अगर मुझे पता करनी है, तो मेरा एफ एस जो है वो मैक्सिमम होता है, और एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस एन। तो मैंने जहां जहां पे एफ एस रखा है ना, वो वहां पे एफ एस की जगह पे मैं क्या रखूंगा, म्यू एस एन। तो इसको इक्वेशन 4 लिख लेता हूं, और मैं बोलता हूं पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, v1 स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस के जगह पे मैंने म्यू एस एन रख दिया बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, म्यू एस एन इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई एन कॉस थीटा प्लस एफ एस के जगह पे म्यू एस एन रख दिया, तो हमको ये इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ये जो स्टेप मिला मेरे को, इस स्टेप में मैं एन कॉस थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड करता हूं बच्चों। ध्यान से देखिए, तो अभी इक्वेशन कैसा मिलेगा, ध्यान से देखना बच्चों। हमको इक्वेशन मिलेगा v1 स्क्वायर अपॉन आर जी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, v1 स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू
एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ स्टूडेंट्स ताकि डिवाइड करने को होएगा। सो एन साइन थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा द होल अपॉन, मैंने बोला हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, एन कॉस थीटा से, द होल अपॉन ये कितना हो जाएगा बच्चों, एन कॉस थीटा प्लस एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन इंटू साइन थीटा, और हमने इसको भी डिवाइड किया एन कॉस थीटा से। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब अगर एन कॉस थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स में दोनों के पास जाएगा बच्चों, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। एन और एन कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। चलिए मैं एक बार वापस लिख देता हूँ आपके लिए, ये हो जाएगा एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन इंटू कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा द होल अपॉन, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा म्यू एस एन इंटू साइन थीटा द होल अपॉन एन कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको अलग कलर से कट कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। एन और एन कैंसिल हो गया, इधर एन कॉस थीटा कैंसिल होके 1 हो गया, इधर एन और एन कैंसिल हो गया, इधर आपका एन और एन कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बचा देखिएगा ध्यान से, हम लिख सकते हैं v1 स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर आ गया आपका टेन थीटा माइनस म्यू एस वैसे ही रहेगा, कॉस थीटा कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स आपका, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास ये बच गया म्यू एस अपॉन, नीचे हमारे पास क्या बचा है 1 प्लस ये हो जाएगा म्यू एस इंटू टैन थीटा। तो हमारे पास ये बच गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम v1 क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ से मेरा v1 हो जाएगा v1 इज इक्वल टू आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा द होल अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब अगर इसी को मैं मिनिमम स्पीड के टर्म्स में बता दूं तो हमारा v1 मिनिमम जो है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, v1 मिनिमम या v मिनिमम किसके बराबर होगा, v1 के जो हमको कितना मिला, अंडर रूट आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा अगर म्यू एस का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टैन थीटा हो गया, अगर मेरा म्यू एस का वैल्यू, ध्यान से देखिए, अगर मेरा म्यू एस का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टैन थीटा हो गया, तो मेरा जो v मिनिमम का वैल्यू होगा स्टूडेंट्स ये हमेशा 0 होगा। ठीक है, और ये कब होगा, जब हम स्मॉलर एंगल्स की बात कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब ये जो मैंने बताया आपको, ये सेफ स्पीड मिनिमम के लिए था, मिनिमम सेफ स्पीड के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम मैक्सिमम सेफ स्पीड मतलब अपर लिमिट की हम बात करेंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक बार ड्राइंग फिर से बनाया, बच्चों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जो हमने मिनिमम स्पीड के लिए जब बात करी तो मेरा फ्रिक्शन जो था वो किधर था, इट वाज इंक्लिनेशन अपवर्ड। ठीक है, अब मेरा जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका इंक्लिनेशन डाउनवर्ड हो गया। इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस साइन थीटा, जैसा मैंने ड्राइंग में समझाया बच्चों। और बाकी जो ड्राइंग का पार्ट है एक्सप्लेनेशन का वो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो वापस बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हम बैंक रोड अपर स्पीड लिमिट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। फॉर स्पीड v2 ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा, पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, v1 लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब हम बात कर रहे हैं v2 ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो जब ऐसा होगा तो हमारा जो n साइन थीटा का कंपोनेंट है ये लेस देन होना चाहिए किससे, mv2 स्क्वायर अपॉन r से। मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला वैल्यू जो है वो n साइन थीटा से ग्रेटर होना चाहिए। तो मैंने लिखा कि mv2 स्क्वायर अपॉन r जो है मस्ट बी ग्रेटर देन n साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस पर्टिकुलर केस में fs जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा, fs डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लिनेशन एंड डाउनवर्ड। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, fs cos थीटा ये क्या होगा, पैरेलल टू n sin थीटा, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। और ये दोनों मिलके, ये दोनों रिजल्टेंट मिलके हमको क्या प्रोवाइड करेंगे बच्चों, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो mv2 स्क्वायर अपॉन r होगा वो किसके बराबर होगा, n sin थीटा प्लस fs cos थीटा के बच्चों। ठीक है, और वहीं पे अगर आप देखेंगे fs साइन थीटा और mg जो है ये मिलके हमको क्या देंगे, n cos थीटा को बैलेंस करेंगे वर्टिकली, राइट। तो आइए अगले पेज में देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा बच्चों।
देखिए मैंने लिखा हुआ है mv2 स्क्वायर अपॉन r जो है दैट इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस fs cos थीटा, ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया। और मेरा वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा जो है वो दोनों मिल के n cos थीटा जो है वो दो लोगों को बैलेंस करेंगे, किसको किसको, mg और fs sin थीटा के। तो मैंने लिखा n cos थीटा इज इक्वल टू fn sin थीटा प्लस mg, तो यहाँ से mg कितना हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो mg हो जाएगा n cos थीटा माइनस fs sin थीटा। इसको मैंने इक्वेशन 6 कर लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 6, देखिएगा m और m तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर अपॉन rg, मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, और ये एज इट इज मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन 7 बोलता हूँ। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड हो या मिनिमम पॉसिबल स्पीड हो, fs की मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल क्या है, μsn, मतलब हम fs के जगह पे क्या पुट करेंगे, μsn। इसको इक्वेशन 8 अगर बोल दूं और ये वैल्यू उठा के अगर fs के जगह पे इक्वेशन 7 में मैं पुट कर दूं, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, v2 स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस μsn cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस μsn sin थीटा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे बच्चों n cos थीटा से डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखिएगा अगले स्टेप में बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये मैं लिख के बताऊंगा आपको। तो हमको क्या मिलेगा, v2 स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू, ये ऊपर है बच्चों क्या, n sin थीटा, थोड़ा ऊपर लिखता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। सो n sin थीटा प्लस μsn इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स n cos थीटा माइनस μsn sin थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या बन जाएगा, v2 स्क्वायर अपॉन rg मेरा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस μsn इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा द होल अपॉन n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस μsn sin थीटा अपॉन n cos थीटा। अलग कलर से कट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, n cos थीटा कैंसिल, n और n कैंसिल, n और n कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, तो दिस इज 1, इधर पे n और n कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमको ध्यान से देखिए, अब हम v2 को क्या लिख सकते हैं, अब हम v2 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, v2 इज नथिंग बट rg इन ब्रैकेट, ऊपर sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा स्टूडेंट्स, प्लस μs द होल अपॉन, नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस μs tan थीटा का होल अंडर रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही मेरा अभी क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, v2 मैक्स या v मैक्स इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू अंडर रूट rg ब्रैकेट tan थीटा प्लस μs अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा, ठीक है बच्चों। तो प्लस माइनस का डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला याद करते टाइम पे, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मैंने μs का वैल्यू cot थीटा रख दिया, आप सबको पता है cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, मतलब v2 की वैल्यू हो जाएगी एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, ये पूरा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इज इन्फिनिटी बच्चों। मतलब अगर मेरा μs का वैल्यू cot थीटा के बराबर होता है तो मेरा vmax का वैल्यू क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। लेकिन हम सबको पता है कि μs का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। तो μs का अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो tan थीटा भी अगर 1 हो गया तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। सो फॉर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री, तो कभी भी थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री या उससे ग्रेटर लेंगे तो हमको मैक्सिमम स्पीड जो रहता है वो हमेशा बच्चों इन्फिनिटी आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया इतना कुछ। अगर लेक्चर आज का अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।